आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आप पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं तो आपको एक बोर्ड नज़र आया होगा, गोंदल की तैयार छतें। वो आपकी नज़रों से गुजरा होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मोहम्मद अफजल से अलहाज अफजल गोंदल कैसे बने और इनका सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताएं कि आप किस तरह पाकिस्तान में जब आपने तालीम हासिल की तो क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और आप इस तरह के कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गए? सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाबी के लिए जो दो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो वालिदैन ने हमें दी हैं, एक मेहनत और एक ईमानदारी। मेहनत को रियाजत तक बढ़ाएं और ईमानदारी को अमीन तक बढ़ाएं। इंशाअल्लाह कोई तीसरी चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे वालिदैन दोनों हुक्का पीते थे, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब कहते थे मैं उठ के हुक्का भर देता था। मैंने हुक्का सिगरेट नहीं पिया। तो जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे ना, तो मुझे 3 चीज़ें कहते थे, बेटा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और जुआ नहीं खेलना। और मैं खुशकिस्मत तालिब इल्म हूँ पाकिस्तान का, जिसने दूसरी तीसरी और चौथी 3 साल बग़ैर नंगे पाँव के स्कूल में हाज़िरी दी है। और मिडिल तक मेरी सारी फ़ीस माफ़ होती थी। मैट्रिक में मेरी आधी फ़ीस माफ़ करके आधी सूफ़ी शरीफ साहब जेब से डालते थे। मेरे गांव के टीचर थे, मेरे मौसन थे, और उनकी मैथमेटिक्स की किताब लिखी हुई बोर्ड के अंदर 2 पीरियड 5-5 साल की पढ़ाई जाती रही है। इतना लायक और इतना अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा था हमारे गांव के लिए। वो तो लड़े हैं भूख से, गुर्बत से लड़े हैं, मज़ा आया है, उसमें से निकल के आए हैं। पहलवानों से लड़े हैं, रेसलिंग गोल्ड ऑफ पाकिस्तान हूँ। पत्थरों से लड़े हैं, चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ। कारोबार से लड़े हैं, अल्लाह के फजल से चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान है। दुनिया के हर मुल्क में हमारी शनाख्त मौजूद है। सियासतदानों से लड़े हैं, ये करप्ट कल्चर का पार्ट कभी मैं ज़िंदगी में नहीं बना। मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर बड़ी इनायत है, मेरे वालिदैन की हदायत है। हलाल की रोटी ढूंढते हैं। एक छोटी सी मुल्क की ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है? आप कहते हैं जी अच्छा इंसान, अच्छा ख़ानदान, अच्छा लीडर, अच्छी सोसाइटी, अच्छा मुल्क, अच्छा गांव कैसे मुमकिन हो सकता है? उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक पहचान है कि हलाल की रोटी का तलबगार हो। जिसके घर में हराम रोटी जाती है वो कभी अच्छा इंसान, अच्छा लीडर, अच्छा गांव, अच्छा घर, अच्छा ख़ानदान नहीं हो सकता। जहाँ करप्शन की रोटी जाती है और जहाँ हलाल की रोटी जाती है, यकीनन वहाँ उस गांव में, उस कुत्ते में, उस ख़ानदान में, उस घर में, उस पर्सन पे बरकत होगी, उसकी शनाख्त मुनफरद होगी। और अगर आपने मुल्क का निज़ाम बनाने के लिए कोई टीम सिलेक्शन करनी है तो उसकी भी एक ही पहचान होगी, करप्शन फ्री बंदा, करप्शन फ्री मुल्क, करप्शन फ्री निज़ाम। आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। तो जहाँ आप करप्शन, मेगा करप्शन, ज़िल्लत की घड़ियाँ लेके बैठे हुए हैं, जो वायलेटरों को आप निज़ाम बनाने के लिए इस्लामाबाद भेजते हैं, जी जाकर निज़ाम बनाओ मुल्क का। वायलेटर सिस्टम फार्मिंग में कैसे मदद करेगा मुल्क की? जहाँ भी वायलेटर बैठा होगा वो वायलेशन का निज़ाम एनहांस करने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए मुआवन साबित हो सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के गरीब बच्चे के लिए रोज़ी के लिए, मुल्क के बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार के लिए, मुल्क में क्राइम को रोकने के लिए वो सिस्टम फार्मिंग क्रिमिनल बंदा कभी नहीं कर सकता। जिस गलत फहमी में हम हैं जी तगड़ा आदमी है, ये खाता पीता आदमी है जी, इसी के बस का काम है, उसी के बस का काम ज़रूर है, लेकिन वो आपके लिए नहीं, उसकी ज़ात के लिए, आपके मुल्क के लिए तब बेहतर होगा जब आप वो टीम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टीम, ट्रेनिंग ऑफ टीम, यूटिलाइजेशन ऑफ टीम, तब आप स्कोर करेंगे, फिर मुल्क को तरक्की के सफ़े पे चढ़ा के लेके जाएंगे। हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब भी हम मुतम्मल नहीं हो सकते और आने वाले दिनों में हम बिल्कुल मुतम्मल नहीं हो सके। ऐसी क्लासों का, जो क्लासें अपनी ज़ात के लिए काम करती हैं, कभी आटा चीनी बेच के ब्लैक करके इसके लिए काम करती हैं, कभी नैब के अंदर उनकी लिस्टें चढ़ी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके खुशहाली का अपना निज़ाम करती हैं, मुल्क को कंगाल करती हैं, कभी कब्ज़ा ग्रुपों को साथ लेकर, कभी मंशियात फरोशों को साथ लेकर। इस तरह की टीमें अगर आप मुल्क का निज़ाम बनाने के लिए लाएंगे तो कभी आप खुशहाली का सबक नहीं पढ़ सकते। आपका बच्चा कभी खुशहाली का नाम भी नहीं सुन सकेगा। आपका मुल्क बहुत पीछे रह गया। और मेरी स्टोरी तो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे पहले दिन से मेरे वालिदैन ने मवेशी चराने सिखाए और बग़ैर जूतों के।
जब मैं जूता पहन के जाता था, वालिद साहब पीछे से आवाज़ मारते, जूता उतार के जाओ, जूता उतार के जाओ, जूता उतार के जाओ। मैं गुस्से नाल जुत्तियां दो पिछे सुट्टदा हाँ, जोड़ के आराम नाल इंज रख लेंदे हन। इस वक्त रख लेंदे हन कि वो मुझे नया जूता ख़रीद के देने की पोजीशन में नहीं थे। एक दफ़ा मैं वालिद साहब के साथ गया, मेरा अल्लाह के फजल से 8वीं में मैं स्कूल टॉप था और स्कॉलरशिप था, और मैट्रिक में मैं स्कूल टॉप था BO वाली से और स्कॉलरशिप था। BO अपना मेरा 45 पे स्कॉलरशिप होता था, और पूरे गांव से मुझे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती थी कि एक 100 रुपये रसूल कॉलेज का महीने का ख़र्चा आता था। वो 50 रुपये या तो सूफ़ी शरीफ साहब डालते थे, या वालिद साहब कोई फसल बेच कर या जानवर बेच कर डालते थे, या किसी से उधार मांग के फिर बाद में कंपनसेट करते थे। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वालिद साहब से 50 रुपये लेने के लिए गया, तो बड़ी देर में उनके जाके बनने तक खलोता रहा। वो बैलों को चलाते रहे, बड़ी देर के बाद उन्होंने बैल रोके। कहते कैसे आए हो? मैंने कहा जी पैसे लेने के लिए। अच्छा। फिर जेब में उन्होंने हाथ डाला, अंदर जेब होती थी यहाँ पर, तो बड़ी देर तक ऐसे लाते रहे। आखिर में बड़ी मुश्किल से उन्होंने 50 रुपये मुझे निकाल के दिए। 50 की मेरी ज़रूरत थी। उस वक्त तो मैं बच्चा था, मुझे समझ ना आई। अब मुझे समझ आई कि वो 50 रुपये बड़ी देर तक उन्होंने क्यों निकाले। इसलिए कि उनके पास वो ये सोचते रहे कि ये 50 रुपये मैं निकालूँ, कि दे दूँगा इसको, तो और 50 फिर कहाँ से लाऊँगा? मेरे बाकी बच्चे भी हैं, मैंने उनको भी पालना है। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ों का अल्लाह के फजल से हक़ अदा किया है। मेरे वालिद साहब के पास कम पैसे थे, कम सहूलियात थी, कम जायदाद थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का सबक हमारे घर में था। वो सबक मेरे काम आ गया। अच्छा सर, ये बता दें कि हमने देखा है अक्सर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, जो लोग जिस तरह आप जिस सीट पर बैठे हैं आज, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, तो लोग तो अपना जो माजी है वो छुपाते हैं, तो आप क्यों बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, हर जगह पे बता रहे होते हैं, तो ये इसके पीछे क्या? देखिए जी, जो गुर्बत से लड़ा है ना, और उसने फ़तह हासिल की है। आप कहीं भी विक्ट्री स्टैंड पे जाके खड़े होते हैं तो सारी उस मेहनत का आप जिक्र नहीं करते। मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं विक्ट्री स्टैंड पे आया हूँ, मैं भूख की डिग्री से आया हूँ, मैं मेहनत और ईमानदारी और रियाजत की डिग्री से आया हूँ, मैं अल्लाह के करम से उस डिग्री पे आया हूँ, मैं वालिदैन की तरबियत से उस डिग्री पे आया हूँ। मैं उस विक्ट्री स्टैंड पे जब भी खड़ा होता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भूख से लड़ के इस मुल्क के वसाइल से, लाल के वसाइल लेकर, वालिदैन की इज़्ज़त बनाकर, अपनी सोसाइटी में अपने ख़ानदान की रिस्पेक्ट बनाकर, अपने मुल्क की इज़्ज़त बनाकर विक्ट्री स्टैंड पे आके खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो फ़ख्र होता है कि सारी वो कहानी सुनाते वक्त, और मुझे कोई स्टेटस फील नहीं होता कि मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। कि सादी साहब का मकूला है, आना के बर खाक नशिस्ता बोदंद बुज़ुर्ग बोदंद। बंदे तो वो थे जो मिट्टी पे बैठे हुए थे। कस्बे कमाल कुन के जीज़े जहाँ छुबी, कोई एवज या कम कर कि सारे ज़माने का तू दोस्त रिश्तेदार बन जाए। सादी साहब कहने दिले मन मी खास्त, मेरा दिल चाहता है बेहुनरा बमीरंद व हुनरमंदा जाए शां बगीरंद, कि बेहुनर मर जाएँ और हुनरमंद उनकी जगह ले लें। सब बच्चों से मेरी इल्तिजा है कोई काम सीखें। गलियों में लटर घूमने की बजाय, मफरूरों के साथ घूमने की बजाय, मनशियात फरोशों के साथ घूमने की बजाय, बड़े बड़े चौधरियों के साथ पीछे जीपों में बंदूक लेकर बैठने की बजाय, खुदा के वास्ते अपने बच्चों पर रहम करें, अपने फैमिलियों पर रहम करें, अपने माँ बाप पर रहम करें, अपनी ज़ात पर रहम करें। अच्छा सर, देखने वालों को ये बता दें कि मोहम्मद अफजल से लेके अलहाज अफजल गोंदल तक आपको कभी मुश्किलात पेश आई? ये नेचर है। जो जो आप सफ़र पे निकलते हैं, जो जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जो आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, आज सीढ़ी का हक़ है, वो आपने अदा करना है। सेल्फ पनिशमेंट है हर सीढ़ी के ऊपर। आज सीढ़ी आपको सज़ा देती है, और आपको इसका उस मंजिल के लिए, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आखिर पर हाइट पे जाने के लिए, तो हर सीढ़ी की मंजिल आप क्रॉस करेंगे। वो तकलीफ़ आपको वक्ती तौर पे महसूस होगी, लेकिन जब सफ़र करके आखिर पे मंजिल पे चढ़ के जाके जाएंगे, पीछे देखेंगे आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि आपने खूबसूरत सफ़र किया, आपने तरक्की करके आप यहाँ तक पहुँच गए। ना थकावट महसूस होगी, ना भूख महसूस होगी, ना गर्मी महसूस होगी, ना सर्दी महसूस होगी। सिर्फ वो आखिरी खुशी विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आपको मिलेगी, और हर मंजिल लेने वाले बंदे को ये चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं। नाजरीन, आपने सुना, ये थे जनाब अलहाज मोहम्मद अफजल गोंदल साहब। आपने उनकी सच्ची और खरी बातें सुनी। सच्चा और खरा इंसान वही है जो अपने माजी को नहीं भूलता। ये कामयाब बिजनेसमैन है, उसके साथ साथ कामयाब इंसान भी हैं। तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पैगाम जाए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई भी मुल्क नहीं है। आपने सुना कि वो किस तरह अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर हर पाकिस्तानी इसी तरह अपने मुल्क से मोहब्बत करे तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं।